हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी वर्दी मेरी पहचान है का पहला चैप्टर लेकर हम आए हैं आपके सामने। सामान्य हिंदी की बात करेंगे और पहला चैप्टर है हमारा वर्णमाला। यूपीएसआई, कॉन्स्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, टेट, सीटेट, जहाँ भी आपसे हिंदी पूछी जाती है, जिस भी एग्ज़ाम में आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाती है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ कोई लोग ये मत सोचिएगा कि क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपसे एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ कि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आप आराम से 5-7 मिनट देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है तो आप डिसलाइक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। अदरवाइज एक लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार इसको भी ध्यान से पढ़ लेंगे कि इस चैनल पर जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही सूझबूझ के साथ तैयार किया जाता है। जी हाँ, उसे मैं अपने आप तैयार करता हूँ, किसी से तैयार नहीं कराता हूँ। मैं खुद से इसको तैयार करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे भाई बहन जैसे हैं जिनके लिए मैं ये सब लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे पर्सनल नंबर पर जो आपको कंटेंट में दिखाई देगा उस पर मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ ठीक करने की आवश्यकता है। मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर इम्प्लीमेंट कर लूँगा। आपको जो भी लगता है कि ये करेक्शन होना चाहिए मुझे आप खुल कर बताइए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे वर्णमाला की, वर्णमाला क्या होती है। देखिए, स्लाइड पर सब कुछ लिखा हुआ है। जो भी लिखा नहीं है या जो भी मैं बताऊंगा वो सब आपको स्लाइड में मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनते हुए चलेंगे, बहुत आराम से हम इसको कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो सबसे पहले तो हमारी हर लाइन एक क्वेश्चन का काम करेगी। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ओके, वर्ण क्या होता है? एक मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो सके। देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कह रहा है कि एक ऐसी ध्वनि जिसको हम खंडित नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। ओके, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी वर्ण इकाई कहलाती है। भाषा किससे बना हुआ है? भाषा बना हुआ है भाष धातु से। किससे बना हुआ है? देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो भाष धातु होती है, ठीक है ना, धातु रूप हमेशा सबसे छोटा रूप होता है कि जिससे छोटा आप नहीं कर सकते। धातु क्या होती है? सबसे छोटा रूप होता है जिससे छोटा नहीं किया जा सकता। तो अगर छोटा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब वो धातु रूप होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है भाषा। तो भाषा धातु का धातु रूप क्या हो जाएगा? भाष हो जाएगा। अब बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, एग्जाम में पूछने के दो तरीके होते हैं। अगर आपसे कहता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या कहता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आपका उत्तर क्या होने वाला है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर कहता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्यान रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी, अगर पूछ ले सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप नॉर्मली उसे बता देंगे कि सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। बात समझिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन अगर मौखिक की बात करेगा या मौलिक की बात करेगा, तो अगर मौखिक की बात करता है तो ध्वनि और मौलिक की बात करता है तो वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। देखिए, बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। हो सकता है कहीं पर आपको ये वाक्य लिखा मिल जाए, लेकिन आप भरोसा करिए वो वाक्य नहीं होती है, शब्द होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अक्षरों का अपना कोई मतलब नहीं होता, वर्णों का अपना कोई मतलब नहीं होता। तो वर्णों का अपना कोई मतलब नहीं होता और वर्ण को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, और शब्द का हमें पता है एक अर्थ होता है। तो शब्द का अगर अर्थ होता है, इसका मतलब सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है? अर्थ के साथ। तो जो अर्थ के साथ है वो सार्थक है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कैसे है ये हम आगे जानेंगे, अभी जब वीडियो हमारा आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है ना।
अगर ये सब आपको क्लियर हो गया तो एक लाइक करते चलिए। अब हम बात करते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वर्ण है तो क्या है। देखिए, वर्ण अपने आप में मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। वर्ण अपने आप में क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ये वो स्वर होते हैं जो मात्राओं के रूप में अक्षर बनाते हैं। देखिए, इसका मतलब आप समझने का प्रयास करिए। मतलब क्या है? जैसे आपने लिखा है का, जैसे आपने लिखा है का, और का में अगर आप का को आधा कर देते हैं तो उसमें से एक मात्रा निकल कर आ जाती है। कौन सी मात्रा निकल कर आ जाती है? आ की मात्रा निकल कर आ जाती है। ध्यान दीजिए, देखिए, एक मिनट रुकिएगा। जैसे सॉरी, तो वर्ण अपने आप में क्या होता है? मात्राएं होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे स्वर होते हैं जो मात्राओं के रूप में अक्षर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कलम, देखिए आप कैसे अंतर करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कलम, क्या लिखा हुआ है? कलम। अब हम कलम को कैसे लिख सकते हैं? का प्लस ला प्लस मा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो देखिए, जब आपको डायरेक्टली आप ऐसे ही इसको तोड़कर लिख लेते हैं कलम को, तो यहाँ पर ये क्या बोले जाते हैं? ये क्या है? अक्षर है। अगर आप इनको इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या बोले जाते हैं? ये अक्षर बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वर्ण कब होंगे। देखिए, जब आप कलम को, देखिए आधा का आपने लिखा, यहाँ पर आपने आ की मात्रा इसमें से निकाल ली, ला लिखा, आ की मात्रा आपने निकाल ली, माँ लिखा और आ की मात्रा निकाल ली। अब 1 2 3 4 5 6, देखिए कितने हो गए? कितने हो गए? 6 वर्ण हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण क्या होते हैं आपको पता चल गया, अक्षर क्या होते हैं आपको पता चल गया। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, अब देखते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये सब आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन जो अब आने वाला है वो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। देखिए, स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्वर, स्वतंत्र रूप में जो वर्ण बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। कह रहा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप तैयार कर लीजिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। जी हाँ, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, रे, ए ओ और औ। देखिए, अंग और आह स्वर नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे मेरी बात पे, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है ना। तो अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण बहुत तरीके से होता है, बहुत किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है, आप बात मानिए, यूपीएसआई का पेपर देंगे आप, यूपी का कोई भी पेपर देंगे, इनफैक्ट आप किसी का भी पेपर देंगे, वहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये स्वर जो है हमारे कितने रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं? मात्रा के आधार पर होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं कि मात्रा के आधार पर कौन से स्वर होते हैं। तो मात्रा, या देखिए, मात्रा के जो होते हैं उनको कई भागों में बांटा गया, जैसे मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, समय के आधार पर, काल के आधार पर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनके आधार पर कितने होते हैं, तो आप बताइएगा कितने होते हैं। जरा देखिए नीचे कितने लिखे हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा, 1 2 और 3। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व क्या होते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ इ उ ऋ, अ इ
उ ऋ। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो आ, ई, उ, ऋ से ज्यादा हमें किस में समय लग रहा है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ में। इसका मतलब जो स्वर से बड़े हैं वो कौन से होते हैं, दीर्घ। अब बात करते हैं तीसरे कौन से, प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर को पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इन्हीं को एक नाम और दिया गया है, त्रिमात्रिक स्वर। ये कौन से स्वर बोले जाते हैं, त्रिमात्रिक बोले जाते हैं। देखिए त्रिमात्रिक स्वर कौन से स्वर होते हैं, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक क्यों बोला जाता है, देखिए समझिए, इनको तीसरी मात्रा बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है दीर्घ में, और दीर्घ से ज्यादा समय किसको लगता है बोलने में, प्लुत को। जैसे आपने देखा होगा जब आप आलाप करते हैं, मतलब किसी चीज का उच्चारण कर रहे होते हैं, जैसे जैसे मैं कहूँ ओम का उच्चारण करिए, तो आप कहते हैं ओ, तो ये जो बीच का जो साउंड होता है, ठीक है ना, देखिए ये ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लेता है। ऐसे ही अगर आप गाना गा रहे हो तो कहते हैं आ, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वहां पर ये जो आप स्पेस फिलिंग करते हैं, फिलर करते हैं, जो इंग्लिश में जिन्हें फिलर बोला जाता है, ये हमारे कौन से होते हैं, दोनों प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है ना। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 हो गए, 1 12 ये हुआ और 13 ये हुआ। काउंटिंग में मात्रा के आधार पर 13 होते हैं, लेकिन फिर भी अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है स्वरों की संख्या तो आप कितनी बताएंगे, 11 बताएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जीव के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। ध्यान रखिएगा, अभी हमने मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद पढ़े, अब हम जीव के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जीव के आधार पर स्वरों के भेद देख लेते हैं कितने होते हैं। तो जीव के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पश्च, मध्य और अग्र। पश्च, मध्य और अग्र, ठीक है ना। अच्छा पश्चिम में कौन से आते हैं, देखिए इनकी स्टार्टिंग आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। सबसे पहले आप मध्य पढ़िए, कौन सा पढ़िए, मध्य वाला। और आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि जो हमारा मध्य वाला होता है वो छोटा होता है, क्या होता है, छोटा आ होता है, ठीक है ना। तो मध्य में कौन सा आता है, आ। जब आप आ बोलते हैं तो आपकी जीभ सीधी रहती है और अक्षर बीच से आता है, तो आ हो गया। उसके बाद आप इससे बड़े वाले बोलिए, मतलब आप पश्च वाले बोलिए, ठीक है ना। पश्च में कौन सा आता है, आ, उ, ओ, आओ, ठीक है ना। इनको बोलते समय जो आवाज है वो आपकी गले के पीछे से आती है, मतलब गले के मतलब कंठ से आती है, तो इनको क्या बोला गया है, पक्ष बोला गया है। अग्र में इनको बोलते समय जीभ जो है वो आगे का हिस्सा प्रयोग होता है, ई ए। अगर आप बोलेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको बोल पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें किसे शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पर ऋ को शामिल नहीं किया जाता है, और ऋ को शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है। अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि इनकी संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है ना। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है, जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। उसके बाद इनको बांटा गया है मुख के खुलने के आधार पर। तो मुख के खुलने के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। देखिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले बात विवृत का मतलब क्या होता है, विवृत का मतलब होता है मुख द्वार पूरा खुला हुआ। क्या होता है, मुख द्वार पूरा खुला हुआ। तो मुख द्वार पूरा खुला हुआ कैसे होता है, देखिए जब आप आ बोलते हैं तो आपका मुंह का जो हिस्सा है वो पूरा खुला हुआ होता है, ठीक है ना। जब आप आ बोलते हैं तो मुंह का हिस्सा पूरा खुला हुआ होता है, तो इसीलिए आ किस में आ जाता है, विवृत में आ जाता है। अर्ध विवृत मतलब जो आपका मुंह का हिस्सा खुला हुआ है वो थोड़ा सा बंद होगा, जैसे जब आप बोलेंगे आ, ए, औ, तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा आपको बंद होता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मुख द्वार आधा खुला हुआ, ठीक है ना। और इसमें कौन से आते हैं, आ, ए और औ। देखिए ये जो आप आ देख रहे हैं ये आगत स्वर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कौन सा स्वर है, आगत स्वर है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी ये आपके एग्जाम का हिस्सा बन जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसे आगत स्वर बोला जाता है। आगे है हमारा अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब होता है आधा बंद। तो जब मुख द्वार आधा बंद होता है उस समय जिनका उच्चारण हम करते हैं उन्हें कहते हैं अर्ध संवृत। तो मुख द्वार जब आधा बंद होता है तो उसमें से कौन कौन से उच्चारण होते हैं, ए और ओ। ए और ओ को बोलते समय मुख द्वार हमारा आधा बंद होता है, और संवृत में लगभग पूरा बंद माना जाता है। देखिए पूरा बंद नहीं होता है, एक शब्द लगाया गया है लगभग। लगभग का मतलब होता है कि जो सांस, जो आपकी वायु है ना, उसको निकलने के लिए जितनी कम से कम जगह आप दे सकते हैं
उतने में आप इनको बोल सकते हैं। जैसे ई ई ऊ, बहुत थोड़ी सी जगह में हवा निकल जाती है और इसीलिए इनको समृद्ध बोला जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये सारा आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, क्या है वो हिस्सा? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। देखिए, मैंने सबसे ऊपर लिखा है कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर ओष्ठ, फिर कंठ तालव्य, फिर कंठोष्ठ। उसके आगे लिखा है के टी एम ओ, के टी के ओ। ये एक तरीका है, आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? के से कंठ होता है, टी से तालव्य होता है, एम से मूर्धन्य होता है, ओ से ओष्ठ होता है, के टी से कंठ तालव्य होता है और के ओ से कंठोष्ठ होता है। सबसे पहले इनको लिखने का तरीका सीखते हैं। अगर आपको ये सीरीज याद हो गई तो आप ये मानिए कि एग्जाम में ये नंबर आपके। कैसे? के टी एम ओ, के टी और के ओ। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप बोलते हैं छोटा बड़ा, तो आप बोलिए छोटा बड़ा। वो कहाँ से आते हैं? कंठ से आते हैं। ध्यान रखिएगा, कंठ कहाँ है? ये देखिए, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क कर देता हूँ। ये हिस्सा, सॉरी, ये वाला हिस्सा यही हो रहा है। ये वाला हिस्सा कंठ है और ये जो कंठ आपको दिख रहा है, तो जो आ आता है वो पीछे से आता है, तो ये कंठ का हो गया। तालव्य हमारा कौन सा हिस्सा है? देखिए, आपके यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, उसी को आप फॉलो करते चलिए। ये हमारी तालु है, तो यहाँ से जो अक्षर आते हैं वो है ई। ठीक है ना, जीभ का हिस्सा ऊपर जाकर लड़ता है। मूर्धन्य हमारा कौन सा होता है? देखिए, मार्किंग हो रखी है, ये हिस्सा हमारा मूर्धन्य है। जब आप रीर बोलेंगे तो आपकी यहाँ से आवाज जाएगी। ऐसे ही ओष्ठ की अगर हम बात करें तो ओष्ठ आपके ये रहे यहाँ पर, और ऊ बोलेंगे तो आपके दोनों ओष्ठ आते हैं। कंठ तालव्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कंठ और तालव्य, ये कंठ रहा, ये तालव्य रहा, तो यहाँ से और यहाँ से आवाज कंठ से आएगी जरूर, और स्पर्श तालु में होगा, इसीलिए इसे बोला जाता है कंठ तालव्य। ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत पेपर का हिस्सा बनता है। क्रीड़ा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें भी ये आया हुआ था। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं, आप कहीं भी देखेंगे, प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद कंठोष्ठ की बात आती है, तो ओ और औ, कंठ से आवाज आती है और होंठ के माध्यम से बाहर आती है, इसीलिए बोला जाता है कंठोष्ठ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा स्वर जो टॉपिक होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो अब का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? व्यंजन का रहेगा। चलिए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या इनकी कोई अपनी मात्रा होती है? जी नहीं, इनकी अपनी मात्रा नहीं होती है। इन पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 33। ठीक है, अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आप इनकी संख्या 33 बताएंगे। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन को बांटा गया है 4 भागों में। ध्यान रखिए, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 हमारा होता है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 ऊष्म और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे स्पर्शी व्यंजन। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का नाम ही स्पर्शी इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें स्पर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, देखिए कैसे स्पर्श की आवश्यकता होती है, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। ये वे व्यंजन होते हैं जो जीभ या निचला होंठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके हवा को रोकता है। इन वर्णों का उच्चारण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। अभी मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, के टी एम ओ और के टी और के ओ। यहाँ पर उसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। बस थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे, के टी एम डी और ओ, यहाँ पर के टी और के ओ नहीं होते हैं और वहाँ पर दंत नहीं होता है। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो के का मतलब कंठ है, टी का मतलब तालव्य है, एम का मतलब मूर्धा है, डी का मतलब दंत है और ओ का मतलब ओष्ठ है। आपके सामने फिगर बना हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, जो आपका पहला वर्ग होता है, एक मिनट, जो आपका ये वाला वर्ग है, ये इसका उच्चारण कंठ से होता है। मतलब ये पूरा पूरा कहाँ से आता है? 1 नंबर, जहाँ पर ये कंठ लिखा हुआ है, इसका पूरा का पूरा उच्चारण कंठ से होता है। क ख ग घ, क्या बोलेंगे? क ख ग घ वा, तो इसका पूरा का पूरा उच्चारण क्या होता है? का वर्ग का कंठ से होता है। ऐसे ही चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। चा छा जा झा या, इसका पूरा उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से होता है। मूर्धा, एम की बात करें तो मूर्धा होता है, और मूर्धा में हमारा कौन सा वर्ग आता है? टा वर्ग आता है।
मूर्धा में हमारा कौन सा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें डी की तो इसका मतलब होता है दंत, और ता वर्ग जो हमारा होता है ता था दधा ना, ये हमारा कहाँ से आता है, दंत से आता है। अगर हम बात करें पा वर्ग की तो पा वर्ग हमारा कहाँ से आता है, पूरा का पूरा ओष्ठ से आता है, पा फा बा भा मा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। और इनकी संख्या होती है 25, कितनी होती है 25, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनकी संख्या कितनी होती है 25 होती है। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या हो गई 25, और ये कहाँ से कहाँ आते हैं, का चा टा ता पा, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो जो का होता है वो कंठ से आता है, चा वर्ग हमारा तालव्य से आता है, टा वर्ग मूर्धन्य से आता है, ता वर्ग दंत से आता है, पा वर्ग ओष्ठ से आता है, ठीक है। अब स्पर्शी व्यंजनों से कुछ जुड़े हुए फैक्ट हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहले तो इनकी संख्या कितनी होती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बता देंगे इनकी संख्या कितनी है, 25 है, 25 है। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है निर्नुनासिक होता है, यहाँ पे ना और होता है अलग से, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, निर्नुनासिक होता है, ठीक है। तो निर्नुनासिक क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसे उच्चारण जिनमें नाक की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, नाक की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आप जिनको डायरेक्ट बोल सकते हो, जैसे क ख ग घ, नाक की आवश्यकता नहीं पड़ी, चा छा जा झा, नाक की आवश्यकता नहीं पड़ी, टा ठा डा ढा, ऐसे। तो जिनको बोलने में नाक की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम निर्नुनासिक कहते हैं। यहाँ पे नाम मिसिंग है, उसको ठीक कर लेना, निर्नुनासिक होता है, ठीक है। और फिर आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिनका माध्यम नाक और होंठ, ठीक है, दोनों होते हैं, जिनके उच्चारण में नाक और मुंह का इस्तेमाल होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, नासिक कहते हैं, पंचाक्षर कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। और ये हमारे जो स्पर्शी व्यंजन का 5वां वर्ग है, ये वाला ये होता है, ठीक है ना, जिसमें वा, या, ड़ा, ना और मा आते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि निर्नुनासिक कौन से स्पर्श में, तो ये 20 होते हैं, और अनुनासिक कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो आप बता देंगे इजिली अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, या, रा, ला और वा होते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श और ऊष्म वर्णों के बीच पड़ने वाले 4 वर्ण या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कि मतलब स्पर्श व्यंजन हमने अभी पढ़ लिए, ठीक है ना, और ऊष्म अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। नीचे देखिए आपको हेडिंग दिख रही है, तो इन दोनों के जो बीच में आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। और एक बार मतलब समझ लेते हैं, अंतस्थ का मतलब क्या होता है, भीतर या मध्य में स्थित, मतलब दोनों के मध्य में स्थित है, इसीलिए इनको मध्य में स्थित बोला गया है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला बनता है कौन से अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर की संख्या किसको दी गई है, तो या और वा को किसकी संख्या दी गई है, अर्ध स्वर की संख्या दी गई है। या और वा हमारे कौन से होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं, डन। उसके बाद बात करते हैं, या और वा हमारे अर्ध स्वर होते हैं। फिर हम देखते हैं कि या जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो या का उच्चारण स्थान हमारा है तालव्य, रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, ऐसे ही ला का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। जब आप इनको बोलेंगे ला तो देखिए आपकी जीभ जो है वो दंत से टकराएगी, दांत से टकराएगी। ऐसे ही जब वा बोलेंगे तो दांत से हवा पास होगी और होंठों से टकराती हुई, ठीक है ना, तो दंतोष्ठ होता है ये। उसके बाद तालव्य, जब आप या बोलेंगे तो आपका तालु का स्थान प्रयोग होगा, ठीक है। अच्छा, 2 शब्द आते हैं मूर्धन्य के लिए, रा के लिए, सॉरी रा के लिए। तो क्या आता है, लुंठित और प्रकंपित। आपसे पेपर में पूछा जाता है लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आप बता देंगे कौन सा वर्ण है, रा है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो आप बता देंगे रा, ठीक है ना। तो लुंठित और प्रकंपित किसके नाम है, रा के नाम है। ऐसे ही अगर ला के लिए पूछा जाता है तो ला का नाम जो है वो क्या है, पार्श्विक है। क्या है, पार्श्विक है, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है। कैसी निकलती है, गर्म वायु, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गर्म वायु निकलती है, तो इनको क्या बोला जाता है, ऊष्म बोला जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 4 होती है। सा, इसको बोलते हैं शा, और ये होता है सा, और ये होता है सा, ये होता है हा। तो शा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालव्य होता है। देखिए आप ठीक ठीक आप देखते रहिए, सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में आपके मेंशन कर रखा है,
आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आराम से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले सा की। तो ये वाला हमारा जो सा होता है, ये कौन सा सा होता है, ये हमारा होता है मूर्धन्य सा। देखिए इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इसको बार बार बोलिए, तालव्य तालव्य तालव्य, ऐसे बोलिए मूर्धन्य सा मूर्धन्य सा मूर्धन्य सा। ऐसे ही इसको बोलिए दंत सा दंत सा दंत सा। जैसे मुझे याद हो गया ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब हा की बात करते हैं। तो हा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। देखिए हा के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखा है हा का एक नाम काकल भी है। पूछा जाता है पेपर में काकल या काकल्य, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, काकल्य होना चाहिए था, ठीक है, ठीक कर लेंगे उसको। ये गड़बड़ हो गया है, इसको काट दीजिए, ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर क्या आना है, काकल्य आना चाहिए था। तो काकल्य, तो इसका नाम काकल भी है, काकल्य भी है। काकल का मतलब होता है कौवा, जो आपको गांव की भाषा में बोला जाता है ना, कौवा गांव गले में होता है, जैसे घंटी की जैसे बोलो दिखाई पड़ता है ना, तो वो क्या होता है, कौवा जैसे हम लोग कहते हैं। तो कहते हैं कि जो हा होता है जिसको बोलने पर उसमें प्रकंपन होता है, जिसकी वजह से इसको काकल बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, बहुत आसान है, 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ठीक है ना। छ, त्र, ज्ञ और श्रा, तो छ, त्र, ज्ञ और श्रा ऐसे बोलेंगे। अब बात आती है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छा किससे मिलकर बना है। तो देखिए छा किससे मिलकर बना है, सामने देखिए का और शा से, जिसमें का जो है वो आधा वर्ण है और शा जो है वो पूरा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जितने भी हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं उनका जो पहला वर्ण होता है वो आधा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम त्रा की बात करें तो ये किससे बना है, त्रा और ता और रा से बना है। अगर हम ज्ञा की बात करें तो ये किससे बना है, जा और या से। देखिए ज्ञा नहीं होता है, ज्या होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ज्ञा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसे ज्या पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें श्रा की, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये श्रा सा और रा से मिलकर बना हुआ है। कुछ फैक्ट हैं देख लेते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, तो एक बार जान लेते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, डन, अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं, ऐसे स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, मतलब जो स्वर के बाद आते हैं। आपको पता है ना, आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ के बाद क्या आता है, अंग और आ आता है। तो अंग जो आता है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। बात आपको समझ आ रही है, अनुस्वार होता है। निर्नुनासिक ऐसे लिखा जाता है, ये क्या होता है, तो निर्नुनासिक में वही शब्द आते हैं जिनको बोलने में नाक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अयोगवाह क्या होते हैं, तो अयोगवाह में हमारा अंग और आ दोनों आ जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो देखिए अल्पप्राण क्या होते हैं, पहले इनको समझते हैं। अल्पप्राण जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, मतलब जो सांस है वो कम हल्की निकले, तो ऐसे के हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। मतलब प्राण मतलब होता है प्राणवायु जो हम सांस लेते हैं, और अल्प का मतलब होता है कम। तो आप देखिए जरा यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट कर रखा है इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे कि पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए बहुत अच्छे से मैंने इनको कलेक्ट किया है, आप इनको बहुत आराम से पढ़िए। तो पहला, तीसरा और पांचवा, एक बार ऐसे समझ लीजिए, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और कौन सा, पांचवा, सॉरी वर्ग नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वर्ग तो इस तरीके से होता है, काचा टातापा वाला। तो ये पहली लाइन, दूसरी स्तंभ और तीसरा स्तंभ, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है ना। इनको बोलने में कम लगता है, क ग वा, ठीक है, क ग वा। अच्छा, तो ये होते हैं हमारे अल्पप्राण। अब बात करते हैं हमारे महाप्राण क्या होते हैं। जैसे हमने अल्पप्राण देखा है वैसे हम महाप्राण देखेंगे, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि होती है। हकार का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम हा बोलते हैं ना, हा बोलते हैं तो हा बोलते समय गले से हल्का सा ठहराव आता है, वैसे ही जब आप बोलेंगे ख घ तो ऐसे ही हल्का सा ठहराव आएगा आपको। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है महाप्राण, कि इनको बोलने के लिए जो वायु है वो हमारी थोड़ी सी ज्यादा बाहर आती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका। और दूसरा और चौथा वर्ग स्तंभ होता है, बात समझ में आ गया ना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आता है महाप्राण में।
अब बात करते हैं अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। तो एक बार जैसे हमने सब कुछ पढ़ा है वैसे अघोष की भी मात्रा पढ़ लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष कहते हैं। मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में केवल श्वास की आवश्यकता महसूस होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 13 होती है। कौन कौन से होते हैं समझ लेते हैं। देखिए पहला और दूसरे मतलब सभी वर्गों के पहले और दूसरे जो ये वर्ण होते हैं ये कौन से होते हैं, अघोष होते हैं। कौन से होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है ना। ये तो होते ही होते हैं। क्या इसमें कुछ और भी आता है, जी हाँ, इसमें तीनों जो हमारे शाह होते हैं, ठीक है ना, तालव्य शाह, दंत शाह और मूर्धन्य शाह, वो भी इसी में आ जाते हैं। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं, पहला और दूसरा वर्ण सभी वर्ग का, साथ में हमारे जो तीनों शाह हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घोष पर चलते हैं। घोष क्या होता है हमारा, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इनको बोलने में आपको हल्का सा नाद जैसा महसूस होगा, ग, घ, व, ज, झ, य ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये हमारे कौन से होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे कौन से हैं, घोष व्यंजन हो गए। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 31। देखिए ये होते हैं 13 और ये होते हैं 31। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, 31 कैसे होते हैं, देखिए 15 आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 15 यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा आ से लेकर ये औ होना चाहिए था, आप इसे औ कर लीजिएगा, 2 मात्राएं हो जाएंगी यहाँ पर। आ से लेकर औ तक इसमें आप और जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 15 और आपके आ जाएंगे 10, 25 और एक आ जाएगा 26। उसके बाद आपका आता है या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, ये भी इसी में आते हैं, ठीक है ना। तो या, रा, ला, वा इसमें आ गए। तो हमारे हो गए थे 26 और 4 हो गए हमारे पास 30 और एक हमने छोड़ दिया था हा, ठीक है ना। एक हमने क्या छोड़ा था, हा छोड़ा था, वो भी घोष में आ जाता है। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 31 हो जाती है। अब बात करते हैं द्वित व्यंजन क्या होते हैं। तो द्वित व्यंजन वो होते हैं जहां पर एक वर्ण 2 बार लिखा जाता है, एक बार आधा लिखा जाता है और एक बार पूरा लिखा जाता है, ठीक है ना। वहां पर द्वित होते हैं। जैसे हम लिखते हैं मम्मी, तो माँ में क्या होता है, आधा ना और पूरा माँ आता है। बात समझ आ रही है ना। जैसे हम लिखते हैं लल्ला, ऐसे करके जिनको हम लिखते हैं जहां पर 2 बार आवृत्ति होती है, आधा ला और पूरा, तो वहां पर हो जाते हैं हमारे द्वित व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऐसे व्यंजन जो बाहर की ध्वनि से हमारे यहाँ आए हैं उन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। आप देखिएगा जिनमें भी आपको यहाँ पर जैसे ये जा और फा लिखा हुआ है, तो जा में देखिए यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, इसे नुक्ता बोलते हैं, और फा में लगा हुआ है तो इनको बोला जाता है आगत व्यंजन। बात समझ आ गई। कितने व्यंजन है, 2 व्यंजन है, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए ये किस भाषा से आए हुए हैं तो आप बता दीजिएगा ये अरबी फारसी से आए हुए हैं। किससे आए हुए हैं, अरबी फारसी से आए हुए हैं। उसके बाद हम करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए जो हम डा और ढा पढ़ते हैं तो डा के नीचे जब एक बिंदी लगा दी जाती है तो वो अड़ा हो जाता है, और ढा के नीचे जब लगा दी है तो ढा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे हैं ये दोनों हमारे कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त होते हैं। इनको एक अन्य नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ताड़नजात ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां, ताड़नजात, ठीक है ना, क्योंकि इनको बोलते समय मुख में कम वाइब्रेशन होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आई होप 30 to 35 मिनट में आपको वर्णमाला मैंने पूरी पढ़ा दी है। और आज आपने जो वर्णमाला पढ़ी है आपको मैं जिस दिन भी प्रैक्टिस कराऊंगा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको वर्णमाला में आने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर पता होंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।